ठीक है, ओके ना, ओके 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 डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू केमिस्ट्री. नाउ वी विल स्टार्ट second lecture of the first year chemistry, chapter number 3, gases, that is Boyle's law. Boyle's law, one of the type of the gases law, that is Boyle's law. Do you know, Master Danish, what is gases law? Okay, let me explain. बेटा देखिए, मैंने पहले लेक्चर में अगर आप देख ले, उधर मैंने बताया था कि जी गैसेस ला क्या होता है. मैंने कहा था कि कोई भी गैस हो, उनके 4 पैरामीटर्स है, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताना कि जी प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन, किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन बताना. और बाकी 2 पैरामीटर्स सारी बात है रिमेंस कांस्टेंट, दे आर कॉल्ड गैसेस लॉ. तो गैसेस लॉ हमें केमिस्ट्री में किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बता रहा है कि जी प्रेशर वॉल्यूम का, टेम्परेचर वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है. तो मैंने 3 गैसेस लॉ के नाम लिए थे. उनमें एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ. बट आज हमने जिन 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताना है वो है प्रेशर एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स. बॉयल्स ने 1662 में एक लॉ पेश किया था और उसका नाम अपने नाम से रखा, दैट इज़ बॉयल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, अगर लिख भी दूँ, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional to applied pressure at constant temperature, is called Boyle's law. मतलब जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन है वो इन्वर्स है, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. मींस एक चीज़ जितना बढ़ाएंगे दूसरा उतना ही कम होगा. सपोज़ अगर आप गैस पे 10 टाइम्स प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 10 टाइम कम होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स है. मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? P इन्वर्स टू V at constant temperature, at constant temperature and number of moles of the gas. अब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करना है तो आपको पता ही है कि हम कांस्टेंट डालेंगे, दैट इज़ कांस्टेंट K. और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर PV हम उस साइड पे कर दे, सो PV इज़ इक्वल टू K एंड K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो आप एक अनदर वे से भी बॉयल्स लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देखिए बेटा, जो इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. मैथमेटिकल फॉर्म पे ज़रा फोकस कर दे कि इनके दरमियान जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. सो हाउ यू कैन डिफाइन the product
between pressure and volume of the cavern mass of the gas is always remains constant. कि इन दो के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। किस तरह कांस्टेंट होगा, मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बता देता हूँ कि कांस्टेंट कैसा होगा। मतलब ये वो साइंटिस्ट है जिसने जो दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताया है वो है प्रेशर एंड वॉल्यूम। बड़ा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है ईटा में, एमडीकेट में, कि वो कौन सा लॉ है जो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान। सो दैट इज बॉयल्स लॉ। क्वांटिटेटिव रिलेशन दे रहा है प्रेशर और वॉल्यूम्स के दरमियान, दैट इज बॉयल्स लॉ। सो वंस अगेन, हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज बॉयल्स लॉ? द वॉल्यूम ऑफ द कैवन मास ऑफ द गैस। हम क्यों कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द कैवन मास ऑफ द गैस? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जिन दो पैरामीटर्स के दरमियान आप रिलेशंस बता रहे हैं तो बाकी दो पैरामीटर्स आपने कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि द वॉल्यूम ऑफ द कैवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर आप एक गैस पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होगा। चूंकि प्रोपोर्शनलिटी है इनवर्स, तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गैस पे 10 टाइम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो 10 टाइम डिक्रीज होगा। 20 टाइम अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 20 टाइम डिक्रीज होगा। मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इनवर्स है। सो मैथमेटिकली इस बात को हम लिख सकते हैं कि P इनवर्स टू V, और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है तो सारी बात है कांस्टेंट डालना होगा। सो P इज इक्वल टू KV एंड PV इज इक्वल टू K। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इन दो के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। बट ये बात याद रखें कि जब दो के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है। किसी भी दो पैरामीटर्स के दरमियान जब प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स हो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। लेकिन अगर दो पैरामीटर्स के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट हो तो उसका रेशो कांस्टेंट आता है। मैं आप लोगों को एक और जगह पे लेके जाता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखे जाता। फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सन से जो लाइट आता है वो कांस्टेंट स्पीड से आता है। अब सबको पता है कि जो सन से या किसी भी सोर्स से जो लाइट आता है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से आता है। अब अगर आप लोग देखें उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट का जो वेवलेंथ है, सबका डिफरेंस है। सन से जो एक्सरे आता है, सन से जो गैमा रेज आते हैं, जो यूवी रेज आता है, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो, टीवेंट्सो, जितनी भी रेज आते हैं सबका अपना फ्रीक्वेंसी है, सबका अपना वेवलेंथ है, सबका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। फिर स्पीड कैसे कांस्टेंट हुआ, स्पीड सबका सेम कैसे हुआ? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है तो उसका वेवलेंथ उतना कम हो रहा है। सो इट्स मीन्स कि इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इनवर्स है। इसी वजह से इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा, दैट इज C, विच इज स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी दो पैरामीटर्स जिनके बीच प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स हो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, लेकिन जिनका प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट हो उनका रेशो कांस्टेंट आता है। वो हम नेक्स्ट चार्ल्स लॉ में देखेंगे।
हाँ, फिर आप लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर दोनों डिफिनीशन वैध मैथमेटिकल फॉर्म तो क्लियर हुआ, लेकिन ये सारा चीज़ समझाए कि किस तरह प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट होगा, क्यों होगा, क्यों तो मैं इसलिए वो तो मैं इधर ही बता दूं कि इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट क्यों आएगा। बेटा वो इसलिए आएगा क्योंकि अगर एक आप जितना इंक्रीज कर रहे हैं गैस का प्रेशर, आप जितना इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम उतना डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि प्रेशर 10 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन उसका वॉल्यूम 5 टाइम डिक्रीज हो रहा है तो फिर कांस्टेंट ना आता। लेकिन चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, और डिफिनीशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यही है कि जितना एक चीज़ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की जितना आप एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं दूसरा उतना ही डिक्रीज होगा। जब उतना ही डिक्रीज होगा एक के जितना इंक्रीज होने से, तो सारी बात है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इससे ज़रा स्क्रीन शॉट ले जल्दी जल्दी, मैं फिर मिटा रहा हूँ इस चीज़ को। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये अब मेरे पास एक दो तीन गैस है। फॉर एग्जांपल ज़रा फोकस कर दे इस चीज़ पे। इस साइड पे सपोज प्रेशर ले, यहाँ वॉल्यूम ले ले, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो वही हम लेंगे। अब सपोज पहले गैस पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, दैट इज़ 4। I'm sorry, that is 2, और उसका वॉल्यूम था 2, तो प्रोडक्ट क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4। मैंने उसी गैस पे प्रेशर इंक्रीज किया, डबल कर दिया, चूँकि प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स है तो जितना इंक्रीज किया तो सारी बात है दूसरा उतना डिक्रीज होगा, सो 2 से 1 आ जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो अगेन 4। वही गैस मैंने प्रेशर उसका नेक्स्ट डबल कर दिया, मतलब 4 से दुगना किया 8, तो प्रेशर जितना इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा, सो 1 से 0.5 आ जाएगा। सो इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज अगेन 4। तो मेरे कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स कि द प्रोडक्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कि इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पहले गैस में देखते हैं 4, दूसरे में भी एक प्रोडक्ट आप देखते हैं पीवी का दैट इज़ 4, तीसरे में भी आप देखते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट दैट इज़ 4। इसी तरह आप आगे भी जा सकते हैं, हमेशा प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही आएगा। बात समझ आ रही है ना सबको? सो दैट इज बॉयल्स लॉ। 2 डिफिनीशन हमने कर दिए, मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ हो गया। वंस अगेन व्हाट इज बॉयल्स लॉ? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional to applied pressure if temperature remains constant, or the product between pressure and volume of the given mass of the gas is always remains constant at constant temperature। किस तरह दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, ये ज़रा देखिए, ज़रा फोकस कर दे कि इन दोनों के दरमियान किस तरह प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज़ 4 4 4, या इसके अलावा कोई भी आ सकता है लेकिन कांस्टेंट ही होगा। बात समझ आ रही है ना? ओके, अब इसी भी ज़रा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे मैंने मूव करना है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंट ग्राफ of the Boyle's law, which is very important exam point of view, MDK point of view, and also ETA point of view। बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज हमने पढ़ना है, दैट इज ग्राफ्स ऑफ द बॉयल्स लॉ। ये पहला ग्राफ देखिए बॉयल्स लॉ का। एक साइड पे हम प्रेशर लेते हैं, सपोज प्रेशर इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड साइड पे हम वॉल्यूम लेते हैं और ये इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है। तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कर्ड आएगा। क्वेश्चन, कर्ड क्यों आएगा?
क्योंकि इनके बीच जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इन्वर्स है। और हमेशा याद रखिए जिनके बीच प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट आता है, लेकिन जिनके बीच प्रोपोर्शनैलिटी इन्वर्स होती है उसका ग्राफ कर्व्ड आता है, क्योंकि एक के इंक्रीज होने से दूसरा उतना डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रेशर्स पे ये जो प्रेशर है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज सपोज दैट, इस प्रेशर पे वॉल्यूम ये है। लेकिन अगर हम इसी गैस पे प्रेशर इंक्रीज कर दे, यहाँ से सपोज हम यहाँ ले जाए, तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी इन्वर्स है। तो देखिए आप वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, क्योंकि राइट साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड डिक्रीज हो रहा है। इस प्रेशर पे ये वॉल्यूम है, बट इस प्रेशर पे वॉल्यूम ये है। इसी वजह से ग्राफ जो है वो कर्व्ड आता है। और इस ग्राफ को, कर्व्ड को हम हाइपरबोला कहते हैं। हाइपरबोला, इसको हाइपरबोला कहते हैं। एंड आल्सो कॉल्ड आइसोथर्म। Iso means same and therm means temperature. चूँकि बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर है there remains constant, there remains same, इसलिए ये जो कर्व्ड हासिल हुआ है ये एक ही टेम्परेचर्स पे हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही टेम्परेचर्स होगा। ये नहीं हो सकता सपोज कि यहाँ पे 25 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री। ऐसा नहीं होगा, सबका जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। इसलिए इस कर्व को आइसोथर्म कहते हैं। सेम टेम्परेचर पे ये हासिल किया गया है। और यहाँ मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQs बताता हूँ, जो ईटा के लिहाज से, एमडिकेट के लिहाज से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि वो कहता है कि सपोज़ ये ग्राफ वहाँ गिवन होता है, वहाँ दिया होता है कि सपोज़ इसमें हमने 2 पॉइंट जो है वो ले ली, वन इज़ x और दैट इज सच अ पॉइंट इज़ नोन इज़ y। सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट हमने ले लिए इस ग्राफ में, एक दैट वन दैट इज़ x, दूसरा जो है दैट वन दैट इज़ y। अब बताए कि द टेम्परेचर ऑफ द x इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द y, या सेकेंड ऑप्शन गिवन है टेम्परेचर ऑफ द x इज स्मॉलर देन टेम्परेचर ऑफ द y, या टेम्परेचर ऑफ द x इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द y, या ऑल ऑफ दिस। ग्राफ गिवन है, उसमें 2 पॉइंट भी गिवन है, वन इज x अनदर इज y, और आपसे स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि क्या जो x पॉइंट का टेम्परेचर है वो y के पॉइंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा। तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन टिक करना है? यस, यू आर राइट, ऑप्शन नंबर 3 ये टिक करना है। वजह, क्योंकि अभी जो मैं कह रहा हूँ कि द कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म, मीन्स ये सारा सेम टेम्परेचर पे हासिल किया गया है। सो जो टेम्परेचर ऑफ द x होगा वही ऑफ द y होगा। नॉट ओनली x एंड y, बल्कि पूरे कर्व का सेम टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो x y का भी सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बात समझ आ रही है ना सबको? अभी मैं ज़रा सेकंड ग्राफ पे ज़रा फोकस करता हूँ, इससे ज़रा जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ मैंने बताया कि जी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इनवर्स है, एक इंक्रीज़ होने से दूसरा डिक्रीज़ होगा, तो जो ग्राफ आएगा वो हमेशा कर्व्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ पॉसिबल है दैट इज़ ग्राफ नंबर 2 on y-axis that is pressure, on x-axis that is volume. Pressure increases on such a direction but volume increases on right side. Okay, again वही कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब एक नहीं, अब मैंने 3 कर्व ड्रॉ कर दिए। ये सारे जो कर्व लिए गए हैं बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम,
अब अगर इस ग्राफ में आपसे कोई पूछे कि इन तीनों कर्व में से किस कर्व का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि कर्व आइसोटर्म है। आइसोटर्म का मतलब है कि हर कर्व का सेम होगा। सपोज इस कर्व का सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, लेकिन हाँ इनका आपस में डिफरेंस होगा। ये नहीं कि सपोज ये कर्व 25 डिग्री पे हासिल किया गया है तो ये भी 25 पे होगा, नो। ये सपोज 25 पे है, ये किसी और टेम्परेचर पे हो सकता है, ये किसी और टेम्परेचर पे हो सकता है। अब आपसे पूछ रहा है ईटा में, एमडिकेट में, कि इन तीनों कर्व में कौन से कर्व का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। दैट इज कर्व 1, दैट इज कर्व 2 एंड दैट इज 3। किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो बेटा इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जो आप लोगों को वैसे भी मालूम है। नेक्स्ट लॉ में हमने, चार्ल्स लॉ में हमने करना भी है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली टू टेम्परेचर या प्रेशर इज़ डायरेक्टली टू टेम्परेचर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी प्रेशर्स पे बात कर रहा हूँ, तो इस प्रेशर्स पे ये ज़रा फोकस कर दें, इस प्रेशर्स पे। अब प्रेशर तो तीनों कर्व का ये देखिए सेम रहा है, तीनों कर्व का जो प्रेशर है दे आर रिमेन सेम। तो आप ज़रा प्रेशर वाले को छोड़ दें, वॉल्यूम पे देखते हैं। इस प्रेशर पे बेटा कर्व 3 का जो वॉल्यूम है वो ये है, और इस प्रेशर्स पे यही जो प्रेशर है कर्व 2 का जो वॉल्यूम है वो ये है, और इसी पे कर्व 3 का वॉल्यूम ये है। अब मुझे बताएं इस प्रेशर्स पे किस कर्व का वॉल्यूम ज़्यादा है? वॉल्यूम राइट साइड पे ज़्यादा हो रहा है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? तो इस प्रेशर्स पे कर्व 3 का वॉल्यूम देखिए ज़्यादा है, लेकिन इस पे कर्व 2 का कम है और 1 का उससे भी कम है। तो सारी बातें जब ज़रा फोकस कर दे कैमरे को, आप लोग भी ज़रा तवज्जो फरमाएं कि बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बताने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू, एमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, कि जी किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 1 का, 2 का, 3 का। तो देखिए इस प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? कर्व 3 का। तो सारी बातें जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जब इसका वॉल्यूम कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, इसका वॉल्यूम उससे भी कम है तो टेम्परेचर उससे भी कम होगा। सो द करेक्ट आंसर इज कि जो तीसरा कर्व है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है सेकेंड एंड फर्स्ट से। तो कैसे आता है पेपर में? ग्राफ गिवन होता है, स्टेटमेंट दिया होता है, पूछते हैं कि जी विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपने बताना है कि टेम्परेचर 3 इज स्मॉलर देन टेम्परेचर 2 कर्व इज स्मॉलर देन टेम्परेचर 1, नो, दैट इज फॉल्स। Second option is temperature 3 curve is equal to temperature 2 is equal to temperature 1, no. The third one is temperature 3 curve is greater than 2 is greater than 1, yes. The correct option is option number 3. और यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अक्सर पेपर में मैंने देखा है 2-3 सालों से कि ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो कर्व होता है वो हाई टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम एक्सिस से अवे क्यों जाता है? जरा शॉर्ट क्वेश्चन सुने कि अगर प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान जो कर्व है वो कर्व हाई टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम एक्सिस से या प्रेशर एक्सिस से अवे क्यों जाता है, तो उसका आंसर भी आपको यही मिल रहा है कि जी अवे इसलिए जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ रहा है, इसलिए अवे जा रहा है। अब कर्व 3 जरा देखिए, ये अवे है, दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 1। सो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया, दोबारा ज़रा सुने
कि P वर्सेस V के दरमियान जो ग्राफ है उनका जो कर्व हासिल होता है वो हाई टेम्परेचर्स पे एक्सिस और वाई एक्सिस से अवे क्यों जाता है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से अवे जा रहा है और जाना भी चाहिए। सपोज़ ये कर्व जो है वो 25 डिग्री पे हासिल हुआ है, ये 50 डिग्री पे और ये सपोज 75 डिग्री पे, तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है 75, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये अवे होना चाहिए। देखिए अगर आप इसको करीब कर दे तो सारी बात है इसका वॉल्यूम कम होगा, हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए अवे जा रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसका जो MCQs आता है ईटा एंड एमडीकेट में ग्राफ गिवन होता है जी किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो 3 का। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। बात समझ आ रही है ना सबको। अब एक और ग्राफ भी आप लोगों को मैं ज़रा समझा देता हूँ। ये दैट्स ग्राफ नंबर 2, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने इसको अब मिटाना है, जल्दी जल्दी शाबाश। ओके, अब ग्राफ नंबर 3 देखें, अब द बॉयल्स लॉ, ग्राफ नंबर 3 देखें। दैट इज P एंड दैट इज 1/V, दैट इज नॉट V, दैट इज 1/V। जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि जो P और V का जो रिलेशन है दे आर इनवर्स, और इनवर्स का ग्राफ हमेशा कर्व्ड आता है, स्ट्रेट कैसे आया, क्योंकि ये V नहीं है, ये 1/V है। P बढ़ने से 1/V भी बढ़ रहा है, तो जब दोनों के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी अब डायरेक्ट हो गई, इसी वजह से स्ट्रेट ग्राफ आएगा। डायरेक्ट कैसे हो गई, ज़रा फोकस कर दे, डायरेक्ट कैसे हो गई ये भी मैं समझा दूँ। देखिए सपोज अगर V 100 हो तो इसका 1/V क्या होगा, 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01। लेकिन अगर V मैं ज़्यादा कर दूँ, 100 से मैं 200 कर दूँ, तो इसका 1/V क्या होगा, 1/200, सो दैट इज इक्वल टू 0.05। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना V ज़्यादा होगा, जितना V ज़्यादा होगा उतना 1/V कम होगा, और जितना V कम होगा उतना 1/V ज़्यादा होगा। बात समझ आ रही है ना सबको। V ज़्यादा होगा तो इसका 1/V कम होगा, और जितना V कम होगा उसका 1/V ज़्यादा होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और कम वॉल्यूम का 1/V क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट्स मीन कि प्रेशर बढ़ाने से 1/V भी बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायरेक्ट आ गई। तो दोबारा फोकस कर दे इस पॉइंट पे कि जितना V ज़्यादा होगा उसका 1/V उतना कम होगा, जितना V कम होगा उसका 1/V उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका V डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। जब V डिक्रीज होगा तो इसका 1/V इंक्रीज होगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट हो गई, सो इसलिए ग्राफ स्ट्रेट आया। बात समझ आ रही है ना। और इसी ग्राफ को मैं ज़रा इस तरह भी एक्सप्लेन कर दूं, ज़रा फोकस कर दे P एंड 1/V, ग्राफ नंबर 1, सेकेंड एंड दैट इज थर्ड, 1, 2 एंड 3। अब इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए, ईटा में अक्सर ये MCQs आया हुआ है, एमडीकेट में भी, कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जी 1, 2, 3 में किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगेन किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो आप लोगों को पता है कि V डायरेक्टली टू T, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब इस साइड पे देखिए 1/V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब 1/V जिसका ज़्यादा होता है, 1/V जिसका ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम कम है। जिसका 1/V ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम कम है, और जब वॉल्यूम कम है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। 1, 2, 3 में 3 का जो 1/V है वो ये है, 2 का 1/V ये है, 1 का 1/V ये है। तो किसका 1/V ज़्यादा है, 3 का।
तो इसका V क्या होगा? कम होगा। तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। सो इसलिए 3 का जो टेम्परेचर है वो लो होगा और 1 का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। वंस अगेन क्यों हाई होगा 1 का? जरा फोकस कर दे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया। ईटा में, एमडीकेट में अक्सर मैंने पेपरों में देखा है कि इन तीनों करोड़ में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो मैंने कहा 1 का ज्यादा होगा। वजह क्या है? क्योंकि 1 का 1 आवर V कम है, 1 का 1 आवर V कम है, तो इसका V ज्यादा होगा। V ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो इसी वजह से 1 का टेम्परेचर हाई है। 3 का टेम्परेचर कम इसलिए कहा क्योंकि इसका 1 आवर भी ज्यादा है, तो इसका V कम होगा। V कम होने से T भी कम होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी इसका टेम्परेचर कम होगा। बात समझ आ रही है ना सबको? इससे भी जरा स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इस चीज को भी मैं मिटाने वाला हूं। और लास्ट एक और ग्राफ भी आप लोगों को मैं ड्रा कर रहा हूं, फिर काफी है बॉयल्स लॉ के मुताबिक। स्क्रीनशॉट हो गया? ओके। ग्राफ नंबर लास्ट, दैट इज on y axis that is PV, on x axis that is V, या on y axis that is PV but on x axis that is P. PV versus V or PV versus P? बेटे याद रखिए, PV वर्सेस V और PV वर्सेस P का जो ग्राफ है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा? सपोज PV जो है दैट इज इक्वल टू 10, इसका जो PV है सपोज वो 10 है। अगर मैं सपोज 5V पे अगर देखना चाहूं, V5 पे कि जी PV क्या है, जब V5 है तो इसका मतलब है कि P2 होगा, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 10। अगर मैं यही चीज V10 पे देखना चाहूं, सपोज ये देखिए ये 10 है V, तो PV तो हमारा क्या है, वो तो 10 है, तो इसका मतलब जब V10 है तो P क्या होगा, 1 होगा, सो अगेन दैट इज 10। मतलब क्यों वॉल्यूम कम हो वॉल्यूम ज्यादा हो PV हमेशा कांस्टेंट आएगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना आप V इंक्रीज कर रहे हैं, जितना V में इंक्रीज आ रहा है उतना P में डिक्रीज आ रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी वजह से जो ग्राफ आएगा वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि एक इंक्रीज होने से, V के इंक्रीज होने से 5 to 10 P उतना डिक्रीज हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। इसी तरह इधर भी अगर सपोज P इंक्रीज हो रहा है तो V उतना ही डिक्रीज होगा, इसलिए इनका ग्राफ भी हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ईटा के लिहाज से भी, एमडीकेट के लिहाज से भी। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर था। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को गैसेस लॉ के बारे में बताया था, और अभी जो हमने स्टार्ट किया वो गैसेस फर्स्ट लॉ दैट इज बॉयल्स लॉ। सो बेटा बॉयल्स लॉ के बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, and that is all about Boyle's law. Okay, thank you very much.